नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड व उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक मानवाधिकार से संबंधित टोटल 87 MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 10 दिसंबर। सही आंसर क्या है? 10 दिसंबर। अब दोस्तों 10 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की पेरिस में एक बैठक हुई थी और इसी बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकार से संबंधित कुछ रूल्स दुनिया के समक्ष लाए गए थे। इसी वजह से और जो रूल दुनिया के समक्ष लाए गए थे उनको बोला गया था मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसमें कि टोटल 30 अनुच्छेद थे। तो आपको समझ में आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया? तो अभी हमने पढ़ा 1948 में। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो अभी हमने पढ़ा कुल 30 अनुच्छेद थे। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 को। और यूपी में जो मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग, उसकी स्थापना हुई थी 7 अक्टूबर 2002 में। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो 12 अक्टूबर 1993 और यूपी में जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका गठन हुआ था 7 अक्टूबर 2002 को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों नई दिल्ली में। और जो उत्तर प्रदेश का राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो उसका मुख्यालय है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान नियमों के अनुसार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो जाए। 2019 से पहले 5 वर्ष था, अब 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो परिषद है उसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है इसका गठन हुआ था 15 मार्च 2006 में। कब गठन हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन हुआ था 15 मार्च 2006 में। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 47। कितनी है? 47। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पेरिस में जो बैठक हुई थी उसी में मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, मानवाधिकारों से संबंधित जो नियम कानून दुनिया के समक्ष लाए गए थे उसी को क्या बोला जाता है? मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। और आपको वर्तमान के भी याद रखना है कि वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यन। वी राम सुब्रमण्यन। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और केंद्र मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना है कि जो केंद्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उनको तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं इनको राज्यपाल नहीं हटा सकता। इनको भी हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अच्छा, राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि अपने मन से हटा दे। यदि कोई आरोप लगता है इनके ऊपर तो उस आरोप की जांच करता है सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करता है? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करता है और जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। जीवन के अधिकार का मतलब है कि गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, जिसके अंतर्गत विदेश भ्रमण का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, स्वच्छ जलवायु का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17। और इसका कोई भी अपवाद नहीं है। कोई भी अपवाद नहीं है। मतलब यह है कि अगर आप छुआछूत करते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए निःशुल्क अनुवाद शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये दिया है अनुच्छेद 21 में। यहाँ पे थोड़ा आपको याद रखना है कि 86वां संविधान संशोधन, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था।
2002 के पहले तक ये जो बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित बात थी, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत थी अनुच्छेद 45 में। तो अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ था कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क अनुवाद शिक्षा की व्यवस्था करेगा। लेकिन 2002 में शिक्षा की महत्वता को देखते हुए संविधान में 86वां संशोधन किया गया और बच्चों की जो शिक्षा का अधिकार है वह कहाँ जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया। और दोस्तों ये भी याद रखना है कि इसे लागू कब किया गया, जो शिक्षा का अधिकार है इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन है कि कारखानों में बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से किसी भी जोखिम भरे स्थान पर कार्य नहीं कराया जा सकता। जोखिम भरा स्थान कोई भी हो सकता है, कारखाना हो या कोई दूसरा स्थान हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है? तो सही आंसर है 24 घंटा। और ये भी याद रखना है कि इन 24 घंटे में जो यात्रा का समय है वो ऐड नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, क्या पुलिस किसी महिला को रात में सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामान्य परिस्थितियों में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, कोई विशेष परिस्थिति है, मान लो कोई महिला ऐसी है, यदि उसको रात में गिरफ्तार नहीं किया गया तो विदेश भाग जाएगी, तो निश्चित है कि करना पड़ेगा। तो सामान्य परिस्थिति में नहीं कर सकते हम। अगला क्वेश्चन है कि D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल केस का संबंध किससे है? तो गिरफ्तारी के दौरान अधिकारों का पालन, मतलब यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके मानवाधिकारों का हनन ना हो पाए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी के अधिकार कौन से हैं? तो दोस्तों मानवाधिकारों की जो प्रथम पीढ़ी है इसके अंतर्गत जो अधिकार हैं उनको कलर दिया गया है नीला, नीले कलर से दर्शाया जाता है। और इसके अंतर्गत नागरिक और राजनीतिक अधिकार आते हैं। कौन से अधिकार आते हैं? नागरिक और राजनीतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी में क्या शामिल है? तो जो दूसरी पीढ़ी के अधिकार हैं इन्हें हम लाल रंग से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? लाल रंग से। और ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की जो तीसरी पीढ़ी है कि अधिकार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें हम हरे कलर से दर्शाते हैं। जो तीसरी पीढ़ी के अधिकार हैं इन्हें हरे कलर से दर्शाते हैं और ये एकजुटता या सामूहिक अधिकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। अब हमें एमनेस्टी इंटरनेशनल के संबंध में एक दो बातें और याद रखनी है कि इसका गठन हुआ था 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब हुआ था? 1961 में। और इसे शांति का नोबेल पुरस्कार इस NGO को दिया गया था 1977 में। क्लियर? और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में। कहाँ पे है? लंदन में। और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल किस प्रकार का NGO है? तो ये एक ऐसा NGO है जो मानवाधिकारों के लिए लड़ाई करता है, मानवाधिकारों के लिए मतलब कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों मैंने शुरुआत में ही बताया था कि 7 अक्टूबर 2002, 7 अक्टूबर 2002 में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था और 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग किसी मामले की जांच कब तक कर सकता है? तो घटना घटित होने के 1 साल के अंदर। यदि 1 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर ये जांच नहीं कर सकता, चाहे तो वो राज्य मानवाधिकार आयोग हो या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो। अगला क्वेश्चन है कि आयोग के पास जांच के दौरान किस कोर्ट की शक्ति होती है? तो आयोग जब भी जांच करता है तो उसके पास सिविल कोर्ट की शक्ति होती है। कौन सी कोर्ट की? सिविल कोर्ट की। सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन पर आयोग की शक्तियाँ कैसी हैं? तो दोस्तों सीमित हैं। जो हमारा मानवाधिकार आयोग है वह सशस्त्र बलों के मानवाधिकारों की सीधे जाँच नहीं कर सकता, वह केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगेगा और इस रिपोर्ट के आधार पर ही अपना सुझाव देगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य क्या है? तो हमें अच्छे से याद रखना है, सर्वे भवन्तु सुखना, मतलब सभी सुखी होवें। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस 2024 की थीम क्या थी? ये 2025 गलत प्रिंट हो गया, 2024 है। तो इसका सही आंसर है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? मानवाधिकार यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 1993 में लागू हुआ था। तो इसमें दोस्तों याद रखना है कुल 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं और इसमें कुल 43 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 43 धाराएं हैं। तो इन धाराओं में हमें कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे 2D में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया था। मानवाधिकार क्या होते हैं, यानी कि मानवाधिकारों को परिभाषित कहाँ किया गया? 2D में। इसके बाद जो अनुच्छेद 12 है उसमें जो मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियों का वर्णन है। किसका वर्णन है? कार्य और शक्तियों को। और जो अनुच्छेद 30 है इसमें हम किसी राज्य में मानवाधिकार न्यायालय का गठन कर सकते हैं। राज्यों को निर्देशित दिया गया है कि अगर वो चाहें तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी अनुमति लेके
किसी जिले में क्या कर सकते हैं, मानवाधिकार कोर्ट का गठन कर सकते हैं, न्यायालय, मानवाधिकार न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि हिरासत में मौत मतलब कस्टोडियल डेथ होने पर पुलिस को किसे सूचना देनी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी पुलिस थाने में या कस्टडी में क्या हो गई, डेथ हो गई, यानी कस्टोडियल डेथ हुई, तो 24 घंटे के अंदर मानवाधिकार आयोग को सूचना जरूर देनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उद्देश्य क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ ही होता है बंदी को सशरीर सामने प्रस्तुत करो, यानी कि अवैध हिरासत से मुक्ति। देखो अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख है, उन्हीं में से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर की जा सकती है, जिसके बाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जिसने बंदी बनाया है उसे आदेशित करता है कि बंदी को मेरे सामने सशरीर प्रस्तुत करो। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना जिला स्तर पर कौन करता है। अभी बताया मैंने, राज्य सरकार कर सकती है। जिला स्तर पर कौन मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना कर सकता है, तो राज्य सरकार। लेकिन राज्य सरकार अपनी मनमर्जी से नहीं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 23 में साफ साफ लिखा है कि बलात् श्रम व मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध, मतलब किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है और ना ही व्यक्तियों की खरीद बिक्री की जा सकती है। तो किस में दिया है, अनुच्छेद 23 में। अगला क्वेश्चन है क्या मानवाधिकार आयोग पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है। नहीं दे सकता। यह क्या कर सकता है, केवल सिफारिश कर सकता है, राज्यों को सिफारिश कर सकता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग यानी कि नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को किसने प्रारूपित किया था। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किसने प्रारूपित किया था, यानी कि किसने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। तो इसका सही आंसर है एलिनोर रूजवेल्ट। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो पेरिस में 1948 में बैठक हुई थी, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कुछ कानून पेश किए गए थे मानवाधिकार से संबंधित। उन जो कानून है उनका जो ड्राफ्ट है वो किसने तैयार किया था, तो एलिनोर रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। दोस्तों जैसा कि आपको बताया मैंने कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसमें टोटल 13 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 13। 6 स्थायी सदस्य होते हैं और 7 होते हैं पदेन सदस्य। जो 6 स्थायी सदस्य होते हैं इनमें से एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति नियुक्ति क्या अपनी मर्जी से करता है या किसी समिति के सुझाव पर करता है। तो एक 6 सदस्यीय समिति होती, कौन होती है, 6 सदस्यीय समिति होती। वह समिति अपना सुझाव देती है राष्ट्रपति को। इसके बाद राष्ट्रपति इन 6 सदस्यों मतलब अध्यक्ष और 5 सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इस समिति में राष्ट्रपति शामिल नहीं होता। अब अगर आप जानना चाहते तो बता देता हूँ इसमें कौन कौन शामिल होता है। एक तो नंबर 1 प्रधानमंत्री और नंबर 2 गृह मंत्री, 2 हो गए। इसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता। इसके बाद जो राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा का विपक्ष का नेता। तो इस प्रकार से टोटल 6 लोग इस समिति में शामिल होते हैं जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव के लिए राष्ट्रपति को सुझाव देती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव तस्करी को रोकना किस अनुच्छेद का हिस्सा है। तो देखो अभी पढ़ा था हमने, अनुच्छेद 23 में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि बलात् श्रम व मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध। बलात् श्रम के साथ साथ क्या है, मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध, मतलब मानव की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। तो मानव तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है, अनुच्छेद 23 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या लिखा है, अनुच्छेद में 22 है गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण। मतलब यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। क्या क्या, सबसे पहले तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। नंबर 2 उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, जिसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। और 3 उस व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया गया है। तो पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण। ये तो गई गिरफ्तारी। निवारक निरोध अभी फिर जब संविधान पढ़ाऊंगा तब उसमें समझ लेना। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो दोस्तों जो राज्य मानवाधिकार आयोग है ये राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है, जबकि
जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बड़ा संशोधन किस वर्ष किया गया? 2019। बहुत सारी चीज़ें बदली गई। क्वेश्चन नंबर 44, जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मानवाधिकार में क्या महत्व है? तो इसमें कोई भी व्यक्ति पीड़ित की ओर से कोर्ट जा सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति पीड़ित की ओर से कोर्ट जा सकता है। मतलब यदि पीड़ित कोर्ट जाने में सक्षम नहीं है, यदि वो या नहीं जाना चाहता है, तो ये जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति उसके लिए PIL दायर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या मानवाधिकार आयोग खुद किसी मामले का स्वतः संज्ञान ले सकता है? बिल्कुल हाँ, ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर शिकायत दर्ज करने की फीस कितनी है? बिल्कुल भी नहीं, निःशुल्क है। अगर आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करने की कोई भी फीस नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था? देखो मैंने आपको बताया है कि इसका गठन हुआ था 1961 में, नोबेल का पुरस्कार दिया गया था 1977 में, और मुख्यालय भी बताया था। मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस कस्टडी में टॉर्चर देना किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के खिलाफ है? तो यह UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, यह एक समझौता हुआ था, उसके खिलाफ है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसका अध्यक्ष यदि आपको बनना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए या फिर वर्तमान न्यायाधीश होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का या तो न्यायाधीश होना चाहिए या फिर रिटायर्ड न्यायाधीश होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का मुख्य माध्यम क्या है? शिक्षा और मीडिया। मतलब शिक्षा का मतलब है कि आप पाठ्यक्रम में इसे जोड़ देंगे तो अपने आप जो भी पढ़ाई करेगा उसे पता चल जाएगा। और दूसरा, मीडिया के माध्यम से आप जानकारी फैला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, इसको कब अपनाया गया? तो देखो पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था हमने, 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस तिथि को की गई? तो ये की गई थी 12 अक्टूबर 1993 में। और अगर उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार की बात करें तो 7 अक्टूबर 2002। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो दोस्तों ये सांविधिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। अगर इसका गठन संविधान के तहत होता, अगर संविधान में निर्देश दिया होता मानवाधिकार आयोग के गठन का, तो ये संवैधानिक निकाय हो जाता। ये संविधान के बाहर एक कानून है। कौन सा कानून है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन हुआ है, ना कि संविधान के तहत। तो संविधान के बाहर के अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ है, इसलिए बोलेंगे इसको हम सांविधिक निकाय। और यदि इसके गठन का उल्लेख या निर्देश संविधान में होता तो ये कैसा निकाय हो जाता? संवैधानिक निकाय हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय धारा हैं? तो मैंने पहले भी बताया था, इसमें कुल 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली सिफारिश समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति गठित होती है और यह समिति राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देती है, तभी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो पूछ रहा है कि इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और 5 सदस्य इसमें और होते हैं, बता चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की नियुक्ति समिति का सदस्य नहीं है? इसमें भी वही पूछ रहा है कि जो समिति होती है जो राष्ट्रपति को अपनी सलाह देती है, तो इस समिति में कौन नहीं होता है? तो दोस्तों समिति 6 लोगों की होती है, जिसमें कि हमारे PM प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा गृह मंत्री होते हैं। और कौन कौन होता है? इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, इसी प्रकार राज्यसभा के उपसभापति और विपक्ष का नेता। तो इसमें कौन नहीं होता है? तो दोस्तों इस समिति में राष्ट्रपति नहीं होती, ये समिति राष्ट्रपति को तो अपनी सलाह ही देती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो मैंने कई बार बताया आपको, 7 अक्टूबर 2002 को। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति भी खुद से नहीं हटा सकता। जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं उन आरोप की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना की गई है? स्थापना का प्रावधान है तो धारा 30। कौन सी धारा है? धारा 30 में राज्यों को निर्देशित किया गया है कि अगर वो चाहें तो मानवाधिकार कोर्ट का गठन कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 30, कौन सा? अनुच्छेद 30 में मानवाधिकार न्यायालयों का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पदेन सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसमें टोटल 13 मेंबर होते हैं। इन 13 में से 6 तो होते हैं स्थायी और 7 होते हैं पदेन। 7 कैसे होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं, जो अपने पद पर रहते हुए सदस्य। अब यदि आप कहें कि कौन कौन से, तो वो भी सुन लो। एक तो जो SC आयोग के अध्यक्ष, दूसरे ST आयोग के अध्यक्ष, तीसरे OBC आयोग के अध्यक्ष, चौथे महिला आयोग के अध्यक्ष, चौथे जो बालकों के संरक्षण के लिए आयोग है उनके अध्यक्ष, पांचवें अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और छठवें जो विकलांगों के लिए आयुक्त होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आयोग का अध्यक्ष नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का पदेन सदस्य नहीं होता? तो अभी हमने पढ़ा महिला आयोग का तो होता है, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी पदेन सदस्य होता है, अनुसूचित जाति आयोग का भी होता है, लेकिन जो अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है UGC, इसका जो अध्यक्ष है वह नहीं रहता शामिल। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2D में किसको परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों 2D में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है। किसको? मानवाधिकार को। और हमें 2A भी याद रखना है। तो 2A में किसको परिभाषित किया गया है? तो सशस्त्र बलों को। 2A में परिभाषित किया गया है सशस्त्र बलों को और 2D में परिभाषित किया गया है मानवाधिकारों को, याद रहेगा। और 2C भी याद रख सकते हैं, इसमें आयोग को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? आयोग को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग किन सूचियों के विषय पर जांच कर सकती है? तो दोस्तों राज्य सूची पे तो कर ही सकती, इसके अलावा समवर्ती सूची पे भी कर सकती है, संघ सूची पे नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मानवाधिकारों की जो 3 पीढ़ियाँ दी गई हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, तो ये दी थी हमारे कारेल बासाक ने। किसने दी थी? कारेल बासाक। जो पहली पीढ़ी है उसको नीले कलर से दर्शाया जाता है, दूसरी पीढ़ी को आपको लाल कलर से दर्शाया जाता है और तीसरी पीढ़ी को हरे कलर से दर्शाया जाता है। पहली पीढ़ी को नीले से, दूसरी पीढ़ी को लाल कलर से और तीसरी पीढ़ी को हरे कलर से। अगला क्वेश्चन है कि हंस केल्सन का संबंध किस दस्तावेज के निर्माण से है? तो दोस्तों जो मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा है, जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है वह किसने तैयार की थी? उसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार की था एलेनोर रूजवेल्ट ने। किसने तैयार किया था? एलेनोर रूजवेल्ट। लेकिन इनकी सहायता की थी किसने? हंस केल्सन ने। किसने सहायता की थी? हंस केल्सन ने। तो मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो एलेनोर रूजवेल्ट ने और इनकी सहायता की थी हंस केल्सन ने। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने के लिए साबित कदाचार की जांच कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उन पर यदि कोई भी आरोप लगाया जाता है, कोई भी कदाचार का आरोप लगाया जाता है तो उसकी जांच करता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि से प्रवृत्त हुआ माना जाता है? जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, देखो हमारा जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की बात चल रही है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ये आपका 28 सितंबर 1993 से लागू माना जाता है। कब से लागू माना जाता है? ये कब लागू हुआ था? 28 सितंबर 1993। कोई भी अधिनियम हो पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा, फिर दोनों जगह पास हो जाएगा, इसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जिस दिन राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए, अपनी मोहर लग गई, उसी दिन वो क्या बन जाता है? पहले तो विधेयक रहता है, इसके बाद अधिनियम बन जाता है और उसी दिन से इसे लागू मान लिया जाता है। तो जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है ये 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति। इसी प्रकार जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल महोदय खुद अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, ये एक समिति के सुझाव पर करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये जो राज्यपाल को जो सुझाव देगी समिति, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री होता है। केंद्र के लिए कौन था? प्रधानमंत्री। यहाँ पे कौन है? मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 किससे संबंधित है? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उनके कर्तव्य और कार्यों का उल्लेख है। इसका उल्लेख है
शक्तियों, जो मानवाधिकार आयोग को शक्तियाँ दी गई हैं अनुच्छेद 12 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो चाहे तो हम उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें या फिर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें, उनके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं। तो ये भैया राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, और जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं वो राज्यपाल को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2019 के संशोधन के तहत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मानवाधिकारों का ज्ञान रखने वाले कितने सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं इसमें टोटल 13 मेंबर होते हैं, 6 तो स्थायी और 7 अस्थायी। अब इन 6 में एक तो आपका अध्यक्ष, बचे 5। अब 2019 में एक संशोधन किया गया था, उसमें निश्चित कर दिया गया कि इन 6 में 3 लोग कैसे होंगे, जिन्हें मानवाधिकारों का ज्ञान है, जिन्हें क्या है, मानवाधिकारों का ज्ञान है। और इन 6 में एक फीमेल भी निश्चित कर दिया गया कि एक महिला भी होगी, और इन 6 में 3 ऐसे लोग होंगे जिन्हें मानवाधिकारों का ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद है, मैं आपको पहले भी बता चुका कि इसका गठन किया गया था 15 मार्च 2006 में। और जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में सदस्य देशों की संख्या है 47। कितनी है? 47। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी की, कौन सी दूसरी पीढ़ी के अधिकारों को अक्सर किस रंग से दर्शाया जाता है। तो लाल रंग। दूसरी पीढ़ी को लाल रंग, पहली पीढ़ी को नीला रंग और तीसरी पीढ़ी को हरा रंग। तो यहाँ दूसरा पूछा गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता दिशा सालिया का संबंध किस सामाजिक मुद्दे से है। तो दोस्तों जो दिशा सालियाँ हैं ये बच्चों के लिए काम करती हैं, यानी कि बाल मजदूरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिकार तीसरी पीढ़ी का माना जाता है। तो तीसरी पीढ़ी के अधिकार के अंतर्गत वे अधिकार आते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, जबकि पूरी समाज की जरूरत होती है। तो इसमें आ जाएगा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। कौन आ जाएगा? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि नीलावती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध जो वाद है वो किससे संबंधित है। तो ये कस्टोडियल डेथ से संबंधित है। कस्टोडियल डेथ, यदि किसी व्यक्ति की कस्टोडियल डेथ होती है तो राज्य उस व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देगी। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है। तो 2025-24 की तो हम पढ़ चुके हैं। 2025 की है मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकता, मानवाधिकार हमारी जो रोजमर्रा की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, अभी बताया था मैंने, इसमें कुल सदस्य देश हैं 47, और इसका गठन हुआ था 15 मार्च 2006 में। कब हुआ था? 15 मार्च 2006। भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ। भारत में जो बाल अधिकार संरक्षण, जैसे भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम ये बना था 2005 में। कब बना था? 2005 में, लेकिन इसे लागू किया गया था 2007 में। याद रखना, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम ये बना था 2005 में और इसे लागू किया गया था 2007 में। 5 मार्च 2007 को इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें ये पूछा गया था कि किस वर्ष बनाया गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2005। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो ये तो मैं कितनी बार बता चुका, 12 अक्टूबर 1993 को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो जीवन का अधिकार संरक्षित करना, स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षित करना और समानता का अधिकार संरक्षित करना। तो इस सभी प्रकार के अधिकारों को संरक्षित करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए अध्यक्ष सहित कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 6। देखो इसमें टोटल 13 मेंबर होते हैं, जिसमें से 6 स्थायी और 7 होते हैं पद पर रहते हुए, ठीक है ना। इन 6 में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। तो स्थायी सदस्य पूछा जाए तो कितने? 6। और अस्थायी पूछता तो कितने हो जाते, या पदेन पूछा जाए तो कितने हो जाते? 7। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी व्यक्ति को मानव अधिकार कब प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, जन्म से, जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है
उसे मानवाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो देखो, चाहे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, या राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, सभी का कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से कौन सा कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से कौन सा कार्य करता है। तो मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है, ये सही है। जेलों और बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करता है, ये भी सही है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की सभी कारणों की समीक्षा करता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।